हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वेपर प्रेशर। बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, बार बार यूज आएगी इस चैप्टर में, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए क्या होता है वेपर प्रेशर? डेफिनेशन, इट इज प्रेशर exerted by vapor of a substance pressure exerted by vapor of a substance at equilibrium state at equilibrium state at a given temperature। इक्विलिब्रियम स्टेट पे किसी गिवन टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस की जो वेपर का प्रेशर होगा, वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। थोड़ा समझते हैं इक्विलिब्रियम का क्या यहाँ पे मतलब हुआ। देखो, मैंने यहाँ पे कोई लिक्विड लिया, ठीक है, एंड वो लिक्विड होना चाहिए वोलेटाइल। मान लो मैंने वाटर ले लिया, H2 लिक्विड। अब वोलेटाइल का क्या मतलब हुआ? देखो, हम दो टर्म यूज करेंगे इस चैप्टर में, एक होता वोलेटाइल और एक टर्म आती है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल उन सब्सटेंस को कहेंगे जो वेपर बनाते हैं, नॉन वोलेटाइल उन सब्सटेंसेस को कहेंगे जो वेपर फॉर्म नहीं करते, वेपर फॉर्म नहीं करते, ये ध्यान रखना। तो मैंने कोई वोलेटाइल लिक्विड ले लिया जो वेपर फॉर्म करे, H2 लिक्विड, ठीक है, लिया, और फिर ऊपर से इस कंटेनर को क्या कर दिया, फिर मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। अब क्या होगा कि जैसे ये जो लिक्विड है, ठीक है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इस लिक्विड स्टेट से चले जाएंगे गैसियस स्टेट में। ठीक है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल है वो क्या फॉर्म कर लेंगे, गैस, गैस स्टेट में चले जाए। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। कि भाई जो लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन है, ठीक है, जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, कि कुछ मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर फॉर्म कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये जो इवेपोरेशन है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा। ये लिक्विड से मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट होते रहेंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे, कन्वर्ट होते रहेंगे। ठीक है, अब एक टाइम पे क्या होगा कि ये जो गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स है या जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में कोलिजन करेंगे, यहाँ पर सरफेस से कोलिजन करेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये बनती है तो सरफेस से कोलिजन करके यहाँ पर आपस में कोलिजन करके वापस इस लिक्विड में आके मिल जाए, लिक्विड के साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, देखो शुरू शुरू में क्या होगा कि लिक्विड इवेपोरेट होगा, लिक्विड में जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स है गैसियस स्टेट या वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से वेपर की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी।
एक टाइम पे क्या हो जाएगा, जो वेपर के जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करेंगे, सरफेस से कोलिजन करके वापस इस लिक्विड में आके मिल जाएंगे, लिक्विड से जुड़ जाएंगे उल्टा। तो ये जो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, H2O लिक्विड, H2O गैस, तो लिक्विड टू गैस क्या होगा, इवोपोरेशन। गैस से वापस लिक्विड, कंडेंसेशन। एक टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम पे रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल हो जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन की, रेट ऑफ कंडेंसेशन की। वहां पे हम क्या कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया। इस टाइम पे इवेपोरेशन की रेट हो किसके इक्वल हो गई, कंडेंसेशन की रेट। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड से वेपर में जा रहे थे, उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड में आ रहे हैं। दोनों की रेट क्या होगी, बराबर, मतलब इक्विलिब्रियम। ठीक है, जितने लिक्विड से गैस में जा रहे थे, तो फॉरवर्ड वाला इवेपोरेशन है, और बैकवर्ड वाला क्या है, कंडेंसेशन है। तो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे ये जो वेपर्स है, ये जो वेपर है, इस सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, कोई लिक्विड लिया, धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, वेपर में कन्वर्ट हुआ, प्रोसेस इवेपोरेशन। कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई वेपर की, तो वेपर के कुछ मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड में आके लिक्विड से जुड़ जाएंगे, उल्टा प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। एक टाइम पे रेट क्या हो जाएगी, इक्वल। उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम आ गया। उस टाइम पे ये जो वेपर के मॉलिक्यूल्स है कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब एक ग्राफ आता है रेट वर्सेज टाइम का, वो मैं बता देता हूँ। कौन सा ग्राफ आता है, रेट वर्सेज टाइम का। तो रेट और टाइम का एक ग्राफ आता है, तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, इवेपोरेशन होता सरफेस फिनोमिना, इवेपोरेशन होता सरफेस फिनोमिना। तो इवेपोरेशन की रेट हमेशा कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंटली इवेपोरेट होता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा, इवेपोरेट होता रहेगा। इवेपोरेशन रेट क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इसकी रेट तो कांस्टेंट है, तो ये तो क्या हो गई, रेट ऑफ इवेपोरेशन, वो तो क्या होगी, कांस्टेंट। अब कंडेंसेशन देखो, इनिशियली क्या होगा कि वेपर्स होंगे ही नहीं, कि भाई जैसे लिक्विड लिया फिर वो वेपर बनाना स्टार्ट करेगा। इनिशियली क्या कंडेंसेशन होगा, नहीं। मतलब इनिशियली रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगी, ज़ीरो। मतलब ग्राफ स्टार्ट होगा कंडेंसेशन की रेट का जीरो से, कि भाई इनिशियली तो वेपर है ही नहीं। अब धीरे धीरे ये ऑपरेशन चलता रहेगा, यहाँ जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, मतलब कंडेंसेशन बढ़ेगा। फिर भाई जितना यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, उतना कोलिजन ज़्यादा होगा और वापस आने का चांसेस ज़्यादा होंगे। मतलब जैसे जैसे ये ऑपरेशन चलता रहेगा, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, कंडेंसेशन की रेट बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, कंडेंसेशन की रेट बढ़ेगी। मतलब टाइम के साथ कंडेंसेशन की रेट बढ़ती जाएगी, और एक टाइम पे दोनों रेट क्या हो जाएगी, इक्वल। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे जाके रेट क्या हो जाएगी, इक्वल। और जिस पॉइंट पे रेट इक्वल हो गई, वहाँ उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है,
तो इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना तो रेट कांस्टेंट रहेगी, कंडेंसेशन रेट बढ़ रही है, एक टाइम पे दोनों रेट इक्वल होगी, वहां पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए तो हो गया, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन हो गई, ग्राफ हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ वेपर प्रेशर। फीचर्स ऑफ वेपर प्रेशर शॉर्ट में मैं लिखूंगा वीपी। फीचर ऑफ वेपर प्रेशर, फीचर्स ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेपर प्रेशर के फीचर। फर्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है, इसको ठीक से लिख लेता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस is only depend on temperature, only depend on temperature. It does not depend on surface area and amount of substance. Very important, amount of substance। 5 स्टार आप इस पे लगा सकते हैं। क्या वेपर प्रेशर खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अमाउंट कितना है, सरफेस एरिया कितना, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर आप टेम्परेचर T बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर सेम है, चाहे अमाउंट आपने 1 मिलीलीटर लिया है चाहे 1 लीटर लिया है, वेपर प्रेशर उतना ही आएगा। चाहे आपने ग्लास ली है, चाहे आपने कटोरी ली है, चाहे आपने कोई पतीला लिया है, टेम्परेचर वही है, वेपर प्रेशर सेम होगा। सवाल आता है कि सर आपने किस बेसिस पे लिख दिया, ये वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये सरफेस एरिया अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा। देखो अभी जो मैंने पीछे रिएक्शन लिखी थी, H2O लिक्विड और H2O गैस के बीच क्या होगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होगा उसी को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो रिएक्शन है वाटर की इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है, जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गैस है तो हम प्रेशर की टर्म में लिखेंगे Kp। क्या लिक्विड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आएगा, नहीं, क्या गैस आएगी। तो Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2O। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2O, और इक्विलिब्रियम पे जो H2O का प्रेशर होगा क्या वो वेपर प्रेशर होगा। तो Kp इज इक्वल टू वेपर प्रेशर, भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं, Kp क्या होगा, प्रेशर ऑफ H2O, मतलब इक्विलिब्रियम पे H2O का प्रेशर, उसके इक्वल क्या होगा Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर होता है गैस का, वही तो क्या होता है, वेपर प्रेशर। यही तो पढ़े हम, इक्विलिब्रियम पे जो ये गैस प्रेशर लगाएगी वही क्या होगा, वेपर प्रेशर।
तो Kp इज इक्वल पी ऑफ H2, यही क्या वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अमाउंट, कंसेंट्रेशन, वॉल्यूम किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ये हम क्लास 11th में पढ़े हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर इक्वल किसके है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब चेंज होगा, जब टेम्परेचर चेंज होगा, कंसेंट्रेशन चेंज होने से नहीं होगा, सरफेस एरिया चेंज होगा नहीं। मतलब वेपर प्रेशर खाली किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। ठीक है, फिर बच्चा सवाल पूछेगा कि सर टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ा ही क्यों। एक इक्वेशन हम लोग 11 में पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे आइडिया नहीं है, कि log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H ओवर 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ पे K1 K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है T1 एंड T2 टेम्परेचर पे। और हमने ये पढ़ा था कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से K बढ़ता है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से K बढ़ता है। ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये Kp बढ़ेगा, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वहाँ से आप तय कर सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अब K2 है T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो T2 टेम्परेचर पे मान लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब वाटर के प्रेशर के इक्वल होगा, तो वाटर का प्रेशर मैं P2 ले रहा हूँ, T1 टेम्परेचर पे वाटर का प्रेशर में H2 गैस का प्रेशर P1 ले रहा हूँ, तो K2 की जगह मैं पुट कर दूंगा P1, K1 की जगह क्या पुट करूँगा P1, क्योंकि K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाटर के प्रेशर के इक्वल है। इस रिएक्शन के लिए फिर ये इक्वेशन हो जाएगी, तो P2/P1 इज इक्वल डेल्टा H बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। लिखिएगा डेल्टा H, यहाँ पे डेल्टा H वेपराइजेशन हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, आप लिख लीजिए अच्छे से। डेल्टा H वेपराइजेशन, R गैस कांस्टेंट है, P1 है T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर, P2 है T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर। ठीक है, इस इक्वेशन से हम तय कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर किस तरीके से टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा, क्योंकि ये हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से वेरी करता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल है, वाटर के वेपर प्रेशर के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जगह मैंने वेपर प्रेशर पुट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेपर प्रेशर खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेपर प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स सवाल है कि सर आपने किस बेसिस पे लिख दिया, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटरमोलिकुलर फोर्स। देखो, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज्यादा है तब क्या होगा। देखो, अब होता क्या है, वेपर प्रेशर क्या, वेपर का प्रेशर देखो, जैसे H2 लिक्विड और H2 गैस वाला मैं अगर एग्जांपल लूँ, या फिर मैं कोई जनरल एग्जांपल ले लूँ। ठीक है, ठीक है, मैं कोई जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे कोई सब्सटेंस है A2 या AB ले लीजिए, A एंड B ले लीजिए, कोई सब्सटेंस है AB। ठीक है, और वो कोई लिक्विड है। ठीक है, अब वेपर प्रेशर मीन्स वेपर का एक तरीके से प्रेशर इक्विलिब्रियम पे। अब AB लिक्विड इसमें जाएगा, AB गैस में एक तरीके से वेपर बनाएगा, और इसका जो प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर होगा। अब गैस में कैसे जाएगा, देखो होगा क्या कि AB का पहला मॉलिक्यूल
ये AB का दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, मैं 2 ही मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। ये मान लो लिक्विड स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में क्या होगा, दोनों दूर दूर चले जाएंगे, गैस 8 होगा गैसियस स्टेट में, ठीक है। अब मान लो इस AB में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लिक्विड में, तो क्या ये वेपराइज होंगे, क्या ये वेपर बनाएंगे, क्या ये गैस स्टेट में जाएंगे, क्या ये दूर दूर हो पाएंगे, नहीं। अगर इंटरमोलिक्यूल फोर्सेस ज्यादा है तो वेपर में जाने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि चिपके ही रहेंगे, जुड़े रहेंगे, गैस में जाने की टेंडेंसी कम रखेंगे, वेपर कम बनाएंगे, वेपर कम बनाएंगे तो वेपर प्रेशर कम। अगर इंटरमोलिक्यूल फोर्सेस ज्यादा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। कि भाई अगर इंटरमोलिक्यूल फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा है, जुड़े रहेंगे, चिपके रहेंगे, क्या ये वेपर बनाएंगे, क्या ये उड़ेंगे, नहीं, नहीं, तो वेपर कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम। वहीं अगर इंटरमोलिक्यूल फोर्स कम है किसी लिक्विड में, किसी लिक्विड में अगर इंटरमोलिक्यूल फोर्स कम है, इजीली मोलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, ज़्यादा वेपर बनाएंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा। उस वजह से वेपर प्रेशर एंड इंटरमोलिक्यूल फोर्स में होता है इनवर्स रिलेशन। क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे सवाल है C2H5OH एथेनॉल है एंड C3H6O, थोड़ा C3H6O, ठीक है, बजाय आप कुछ और लीजिए, आप ये ले लीजिए, ठीक है, C2H6 ही ले लीजिए, चलिए। पूछ लिया वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, या फिर और अच्छा इस सवाल को कर दीजिए, C2H5Cl ले लीजिए, C2H5Cl। बोला वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताओ, वेपर प्रेशर का ऑर्डर पूछ लिया। एल्कोहल, अब यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब यहाँ पे इंटरमोलिक्यूल फोर्स होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूल फोर्स है, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से उड़ेगा नहीं, उड़ेगा नहीं, वेपर कम बनाएगा, वेपर प्रेशर कम, ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा वेपर प्रेशर का, ठीक है। एक और रिलेशन आता है, ठीक है, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट में, तो वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी होता इनवर्स रिलेशन। क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के। अब सर ये कैसे लिख दिए, चलिए पहले हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, तो मैं कहाँ लिखूं, यहाँ लिख रहा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इट इज, ठीक है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस becomes equal to एक्सटर्नल प्रेशर। जिस टेम्परेचर पे
वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और एक टर्म आती है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब वेपर प्रेशर 1 atm की इक्वल हो जाता है, ठीक है, होगा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का अगर लोगे तो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं सिंपल नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से जाऊं, ठीक है, जैसे मैं दो सब्सटेंस ले रहा हूं AB एंड CD, इसमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और CD में मान लो अट्रैक्शन वीक है। बॉइलिंग पॉइंट तय करना नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब हम इनको हीट करते जाएंगे, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर 1 atm इक्वल हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे, ज्यादा वेपर बनाएगा, थोड़ा सा हीट की वेपर ज्यादा बनाएगा तो थोड़ा सा हीट करने पे 1 atm तक पहुंच जाएगा। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आया, कम। वीक वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, लो। इस बेसिस पे कि भाई अट्रैक्टिव फोर्सेज वीक है, गर्म किया, अच्छे से उड़ा, ज्यादा वेपर बनाया, फटाक से प्रेशर 1 atm तक पहुंच गया, वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर पे ही लो। अब अट्रैक्टिव फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है, गर्म करते जाओ, बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब वो वेपर बनाएगा और तब जाके वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, हाई। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वेपर प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है, तो इन वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है सारी चीज़ें। अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स कम, वेपर प्रेशर ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट क्या, जिस टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर किसकी इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर की। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 1 atm 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर, अगर किसी सब्सटेंस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है, इजीली कम टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर 1 atm तक पहुंच जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, उसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसका वेपर प्रेशर 1 atm करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब उसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। जितना अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही बॉइलिंग पॉइंट। उस तरीके से फिर मैंने क्या लिखा कि वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनवर्स रिलेशन, वेपर प्रेशर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। एंड वेपर प्रेशर खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वेपर प्रेशर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।